हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जनगणना 2027। जनगणना 2027 जो कि इसी महीने अप्रैल 2026 से शुरू हो गया है पहला चरण। तो आज के क्लास में हम जनगणना 2027 से रिलेटेड टॉप 40 प्लस एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आज के क्लास का पीडीएफ आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जनगणना 2027 भारत की डैश पूर्ण डिजिटल जनगणना है। कौन सी? तो पहली जनगणना 2027 जो है सेंसस 2027, ये भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट, जनगणना 2027 भारत की कौन सी जनगणना है? तो ओवरऑल भारत की ये 16वीं जनगणना है। जनगणना 2027 भारत की 16वीं जनगणना है। नेक्स्ट, जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? अब पूछ रहा है स्वतंत्र भारत की। स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना है। ठीक है, भारत की 16वीं जनगणना है, स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। नेक्स्ट, जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुदर्शन पटनायक ओडिशा के रहने वाले हैं, भारत के मशहूर सैंड आर्टिस्ट हैं। इन्हें जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जनगणना 2027 का शुभंकर क्या है, मास्कट क्या है? इसका शुभंकर है प्रगति और विकास। प्रगति जो है ये महिला संगणक है और विकास जो है ये पुरुष संगणक है। तो ये प्रगति और विकास जनगणना 2027 का शुभंकर है। नेक्स्ट, मार्च 2026 में किसने जनगणना 2027 के शुभंकर प्रगति और विकास का अनावरण किया? इसका अनावरण किए अमित शाह। ठीक है, जनगणना 2027 के शुभंकर को लॉन्च किए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 2027 की जनगणना के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे याद रखिएगा। मृत्युंजय कुमार नारायण जो हैं इस बार के जनगणना 2027 के ये जनगणना आयुक्त हैं और जनगणना के भारत के रजिस्ट्रार जनरल हैं। नेक्स्ट, जनगणना 2027 कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा? 2 चरणों में जनगणना 2027 का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। जनगणना 2027 का पहला चरण किस दिन शुरू हुआ? पहला चरण शुरू हुआ 1 अप्रैल 2026 को। ठीक है, जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हुआ 1 अप्रैल 2026 को। जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर कब तक चलेगा? तो ये सितंबर तक चलेगा, 30 सितंबर 2026 तक। ठीक है, तो पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। जनगणना 2027 का पहला चरण किस पर केंद्रित है? मकान सूचीकरण पर केंद्रित है। 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है जनगणना 2027। इसमें पहले चरण में मकान की सूची तैयार की जा रही है, मकान की गणना की जा रही है। ठीक है, जनगणना 2027 का दूसरा चरण कब होना प्रस्तावित है? दूसरा चरण फरवरी 2027 में प्रस्तावित है कि फरवरी 2027 में जनगणना 2027 का दूसरा चरण पूरा किया जाएगा। जनगणना 2027 का दूसरा चरण किस पर केंद्रित है? दूसरा चरण जनसंख्या सूचीकरण पर केंद्रित है। तो पहला चरण जो है मकान सूचीकरण पर केंद्रित है, दूसरा चरण जो है जनसंख्या सूचीकरण पर केंद्रित है, याद रखिए। जनगणना 2027 के फॉर्म में कितने प्रकार के सवाल हैं जो सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं? तो इस बार के जनगणना में कितने तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं? कुल 33 सवाल पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। कितना? 33 सवाल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, जनगणना 2027 के लिए ऑनलाइन पोर्टल का क्या नाम है? सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल। ठीक है, जनगणना 2027 के लिए स्व जनगणना के लिए जो पोर्टल है उसका नाम है सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल। भारत की डिजिटल जनगणना 2027 के लिए मुख्य रूप से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है जो घर घर जाकर डेटा एकत्र करने के लिए उपयोगी है? तो ये है HLO। ठीक है, इस बार की जनगणना भारत की डिजिटल पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना है और इसके लिए मुख्य रूप से एक ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस ऐप यानी HLO ऐप। जनगणना 2027 के लिए स्वगणना के लिए सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल के अलावा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? डिजिटल लेआउट मैप DLM यानी डिजिटल लेआउट मैप ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये सारे मैप सारे ऐप जो हैं जनगणना 2027 के, ये सारे ऐप पोर्टल वेबसाइट
ध्यान रखने हैं। क्या जनगणना 2027 के सर्वेक्षण में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को भी विवाहित माना जाएगा? तो हाँ, ठीक है, ध्यान देखिएगा, जनगणना 2027 में 27 का जो सर्वेक्षण है इसमें लिव इन रिलेशनशिप को विवाहित जोड़ा माना गया है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारत की 16वीं जनगणना में डैश ईस्वी के बाद पहली बार जाति गणना शामिल किया गया है। तो इस बार की जनगणना 2027 में बताइए, लास्ट टाइम में 1931 के जनगणना में जाति जनगणना हुई थी, उसके बाद से जाति जनगणना को स्टॉप कर दिया गया था। अब सीधे 2027 की जनगणना में जाति गणना को शामिल किया गया है। ठीक है, जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक वेबसाइट का नाम क्या है? तो भारत सरकार का जो आधिकारिक वेबसाइट है जनगणना 2027 के लिए, उस आधिकारिक वेबसाइट का नाम है censusindia.gov.in। ठीक है, censusindia.gov.in। भारत की जनगणना 2027 किस कानून अथवा नियम पर आधारित है? तो देखिए, जनगणना 2027 जो है ये जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 पर आधारित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। तो जनगणना के लिए कौन सा कानून नियम है ये आपको याद रखना है, जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990। 2027 की भारतीय जनगणना कितनी भाषाओं में आयोजित की जा रही है? कुल 16 भाषाओं में। ठीक है, इस बार की जनगणना 2027 जो है कुल 16 भाषाओं में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी? 11,718 करोड़ 24 लाख रुपए की मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ठीक है, नेक्स्ट, 2027 की जनगणना के लिए भारत सरकार ने बजट 2026-27 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? अब यहाँ पे आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए लगभग 11,718 करोड़ रुपए जो हैं मंजूर किए हैं। लेकिन इस बार जो केंद्र का बजट पेश किया गया था, बजट 2026-27, इसमें जनगणना 2027 के लिए 6,000 करोड़ रुपए धनराशि आवंटित किए गए। तो ये ध्यान रखिए। जनगणना 2027 के लिए भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना कब जारी की गई थी? 16 जून 2025 को ही जनगणना 2027 के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी गई थी। जनगणना 2027 के लिए पूरे देश भर में कितने प्रगणक यानी एनुमरेटर्स, पर्यवेक्षक और अधिकारी चयनित किए गए हैं? कुल 30 लाख से अधिक। ठीक है, इस बार के जनगणना के लिए पूरे देश भर में 30 लाख से अधिक कर्मचारी जो हैं काम करेंगे। इसमें प्रगणक, पर्यवेक्षक और अधिकारी शामिल हैं। नेक्स्ट, जनगणना 2027 की फोकस थीम क्या है? जनगणना से जन कल्याण। ठीक है, जनगणना 2027 का थीम फोकस क्या है या फोकस थीम क्या है, थीम क्या है? तो ये है जनगणना से जन कल्याण। भारत की जनगणना संविधान में किस सूची का विषय है? जनगणना ये संघ सूची का विषय है, याद रखिएगा, संघ सूची का विषय है। जनगणना के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुसूची में व्याख्या की गई है? 7वीं अनुसूची में। ठीक है, जनगणना के बारे में 7वीं अनुसूची में व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना संघ का विषय है यानी केंद्र सरकार का विषय है? अनुच्छेद 246। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 में कहा गया है कि जो भारत का सेंसस है वो संघ का विषय है, यानी इस पर जो भी चीज होगा निर्णय लेगी वो केंद्र सरकार लेगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का पुनर्व्यवस्थित करने का प्रावधान है? तो ये भी अनुच्छेद आपको याद रखना है, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, अनुच्छेद 82, क्योंकि हाल ही में एक परिसीमन विधेयक पेश किया गया था संसद में जो कि पास नहीं हो पाया। कहा गया है कि भारत में प्रत्येक जनगणना के बाद जो है एक परिसीमन किया जाएगा लोकसभा विधानसभा के लिए, लेकिन इस बार का जो परिसीमन किया जाना था वो 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाना था, जिसके कारण वो गिर गया। अभी जो लेटेस्ट जनगणना आयोजित की जा रही है इस बेस पर हो तो ठीक माना जाएगा, क्योंकि डेटा जो है
सही तरीके से सामने आएंगे तो सीटों का बंटवारा भी सही ढंग से किया जाएगा। तो खाली आपको इतना याद रखना है कि जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों का पुनर्व्यवस्थित करने के लिए जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 82। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में जनगणना प्रत्येक कितने साल पर आयोजित किया जाता है? 10 साल पर। ठीक है, जनगणना 10 साल पर आयोजित किया जाता है। लास्ट टाइम 2011 में हुआ था, अगली बार 2021 में होना था, लेकिन 2021 में नहीं हो पाया। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखकर जो है जनगणना 2021 नहीं हुआ, अभी सीधे 2026-27 में हो रहा है। ठीक है, और ये जनगणना 2027 का है, 2026 में पहला चरण शुरू हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय जनगणना 2011 के आयुक्त और महापंजीयक कौन थे? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने लिया है सी चंद्रमौली। ठीक है, जनगणना 2011 के आयुक्त और महापंजीयक कौन थे? सी चंद्रमौली थे। और इस बार के जनगणना आयुक्त और महापंजीयक कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण है। भारत की पहली जनगणना 1872 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। इन्हीं के कार्यकाल में भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 में। भारत में प्रथम समकालिक जनगणना कब हुई थी? अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, आंसर होगा 1881। क्वेश्चन अक्सर ऐसे पूछा जाता है कि भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881। समकालिक शब्द देखते ही बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, एक ही बात है। ठीक है, तो भारत में प्रथम समकालिक जनगणना हुई थी 1881 में। अगर पूछे कि भारत में प्रथम गैर समकालिक जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। नेक्स्ट, 1881 में भारत की प्रथम समकालिक जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। 1872 में जो जनगणना हुई उस समय वायसराय थे लॉर्ड मेयो, और 1881 में जो नियमित जनगणना शुरू हुई इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट, भारत में जनगणना किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित की जाती है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत। याद रखिएगा, भारत में जनगणना केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित किया जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई 1951 में। डैश का दशक भारत के जनगणना इतिहास में एकमात्र समय था जब जनसंख्या में वृद्धि के बजाय गिरावट दर्ज की गई थी। मतलब उस दशक में जनसंख्या में जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि के बजाय जो है माइनस में चला गया था। ठीक है, और ये दशक था 1911 से 21 वाला। 1911 से 21 वाला याद रखिएगा। भारतीय जनगणना का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय जनगणना का जनक फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है हेनरी वाल्टर को। भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है हेनरी वाल्टर को। नेक्स्ट, हेनरी वाल्टर ने किस वर्ष ढाका में, जो कि अब का बांग्लादेश है, पहली बार व्यवस्थित जनगणना आयोजित की थी? 1830 में हेनरी वाल्टर ने ढाका में पहली बार व्यवस्थित जनगणना आयोजित की थी, इसीलिए हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। आज के क्लास में हमने 2011 की जनगणना का जो डेटा है वो मैंने कवर नहीं किया है, क्योंकि उस पर कुछ दिन पहले ही स्पेशल वीडियो आया था। जो लोग देखना चाहते हैं देख लीजिए, या फिर नए सिरे से 2011 की जनगणना पढ़ना चाह रहे हैं तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक करिए। कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक्स हैं रिवीजन करने के लिए, इन सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं क्विक रिवीजन करने के लिए। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।